कैसे हैं आप सभी। तो अगर मैं पूछूं कि आपके एग्जाम्स की तैयारी कैसे चल रही है तो आप सभी कहेंगे बहुत ही अच्छी। लेकिन यहाँ पे मेरे पास आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से कर रहे हो, अदर अपनी हेल्प बुक्स को भी पढ़ रहे हो, लेकिन क्या आपने अभी तक एक्टिविटीज को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की? नहीं। तो यही तो है आपकी सबसे बड़ी गलती। तो हम लोग क्या सोचते हैं, हमें लगता है कि हम लोगों ने हमारी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया है, हमने इतनी सारी हेल्प बुक्स पढ़ ली हैं, अब तो हमारे मार्क्स जो है फुल आने चाहिए। लेकिन इन सभी चीज़ों में हमें एनसीईआरटी में जो एक्टिविटीज गिवन होती हैं हम लोग उन्हें पढ़ना तो भूल ही जाते हैं, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में। मतलब अगर आपको 100% स्कोर करना है तो उसके लिए आपको अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक की जो एक्टिविटीज है उनकी डीप नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो आपके इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ वन शॉर्ट वीडियो, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसकी सभी एक्टिविटीज को समझ लेंगे बस चंद ही मिनटों में। तो इस वीडियो को आपने देखना है लास्ट तक, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। कमेंट बॉक्स में साथ साथ आपने एक्टिव रहना है और लास्ट में मुझे जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो शेयर करना है साथ साथ अपने फ्रेंड्स को, सो दैट वो भी इस चीज का बेनिफिट जो है वो उठा सके। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का एक्टिविटी 1.1 हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या है, हम लोगों को गिवन है दैट क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन। सो बेसिकली जो आपका एक्टिविटी 1.1 है इसमें मैग्नीशियम रिबन के बर्निंग की बात होगी कि अगर हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो क्या होगा। सो यू हैव टू क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। सबसे पहले यहाँ पे जो हमें गिवन है दैट इज कि जब भी आप मैग्नीशियम रिबन लोगे आपको उसे सबसे पहले क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ अ सैंड पेपर। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट और यहां से ही तो क्वेश्चन बना दैट मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करने से कि बर्न करने से पहले क्लीन क्यों करना पड़ता है। द रीजन इज कि जो मैग्नीशियम है इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनी रहती है जो कि इसे फर्दर बर्न होने से रोकती है। तो सबसे पहले उस जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसे रिमूव करना पड़ता है और तभी जाकर ये बर्न होता है। तो सबसे पहले हमने रिबन को क्लीन कर लेना है, देन इसको टोंग्स की हेल्प के साथ पकड़कर बर्न करना है। किसमें? बंसन बर्नर की हेल्प के साथ। तो आपने क्या याद रखना है, जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पर निकलती है व्हाइट डैजलिंग फ्लेम। क्या मिलती है यहाँ पे आपको? व्हाइट डैजलिंग फ्लेम। डैजलिंग फ्लेम बोलते हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा चमक रहती है, बहुत ज्यादा चमकीली एक व्हाइट कलर की जो फ्लेम है उसमें से पैदा होती है। तो ये पॉइंट है यहाँ पे, ये कीवर्ड है जो आपको याद रखना है। इसके बाद जब ये मैग्नीशियम रिबन बर्न हो जाता है, इसके एशेस को अगर आप कलेक्ट करते हो तो इसके जो एशेस हैं ये मिलेंगे आपको व्हाइट कलर के। सो बेसिकली हुआ क्या, जब मैग्नीशियम को बर्न किया गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तभी ये कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो ये जो आपको ऐश मिल रहे हैं, व्हाइट एशेस हैं, ये व्हाइट ऐश हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के। ओके, सो ये एक्टिविटी हमें यही समझा रही है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है। बर्न करने के बाद क्वेश्चन यही है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन में यही है, मैग्नीशियम रिबन को अगर आप ऑक्सीजन में बर्न करोगे आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या है यहाँ पर? व्हाइट। अब बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2020 एग्जामिनेशन में, तो उन्होंने क्या पूछ लिया, कहते कि जब भी आपने मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको बर्न किया, उसके एशेस को कलेक्ट कर लिया, एशेस को कलेक्ट किया है आपने जिस चाइना डिश में, वो चाइना डिश जो है वो गीली है, वेट चाइना डिश में आपने इसको कलेक्ट किया। अगर वेट चाइना डिश में हम लोगों ने इसको कलेक्ट किया है तो बेसिकली होगा क्या, अगर मान लो ये जो चाइना डिश है ये वेट है, बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड
पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो बन क्या गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इस तरह से जो क्वेश्चन है वो घुमा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्टिविटी 1.1 जो है वो क्लियर हो गया। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी पर। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी आ गई 1.2। 1.2 ये है 1.2 एक्टिविटी आपको बता रही है द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम iodide, the reaction between lead nitrate and potassium iodide. So if this is lead nitrate is PbNO3 whole twice, PbNO3 whole twice, this is lead nitrate। और इसमें हम लोग ऐड क्या कर रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड दैट इज Ki। पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट दोनों ही जो हैं वो कलरलेस रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद हम लोगों को मिलेंगे येलो कलर के प्रेसिपिटेट। हमें क्या मिलेंगे, वी विल गेट येलो प्रेसिपिटेट। और ये प्रेसिपिटेट किस चीज के हैं भाई, ये कैसे बताओगे? तो इसके लिए आपको जो रिएक्शन है वो पता होना चाहिए। सो व्हेन यू हैव लेड नाइट्रेट और इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो होगा क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ चुके हो ना। सो लेड का मिलेगा आपको आयोडाइड, क्या मिलेगा, लेड आयोडाइड, और साथ में होगा पोटेशियम नाइट्रेट। और ये जो येलो प्रेसिपिटेट्स हैं ये लेड आयोडाइड के हैं। लेड आयोडाइड के आपको मिले हैं PbI2 इज लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड के आपको येलो प्रेसिपिटेट मिलेंगे। ये एक्टिविटी हमें इस चीज के बारे में बता रही है। सो बेसिकली ये एक्टिविटी है चेंज की। मतलब कैसे पता चलेगा कि हमें रिएक्शन हो गया है? आपने दो कलरलेस सोल्यूशन लिए, लेड नाइट्रेट भी कलरलेस है, Ki भी कलरलेस है, लेकिन जब उन दोनों को मिक्स किया जाता है येलो कलरेशन आ गई। और ये जो येलो कलरेशन है ये हमें बता रही है दैट द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। क्योंकि आपने पढ़ा है ना दैट देयर आर वेरियस थिंग्स, बहुत सारी चीजें होती हैं ये इंडिकेट करने के लिए कि रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है दैट चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, ये वो सारी चीजें हैं जो कि हमें दर्शाती हैं दैट अ रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी 1.2। अब सीधा बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.3 पर। एक्टिविटी 1.3, एक्टिविटी जो 1.3 है इट इज बेसिकली द रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये है रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपको पता होगा, आपने ऐसी जो डायग्राम है अपने चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में देखी होगी, ये वहीं से ली गई है। सो जब भी हमारे पास जिंक जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब कोई भी मेटल है, इफ यू हैव एनी मेटल, मेटल जब भी रिएक्ट करता है एसिड के साथ उस समय पर हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है। तो यही है दैट यू हैव टू टेक फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स। इन्होंने यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क ले रखा है, या फिर आप टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करवा सकते हो, तो किसी भी तरीके से रिएक्शन पॉसिबल है। उसमें ऐड करना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे मैंने आपको बताया मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ करवाना है, चाहे HCl ले लीजिए चाहे H2SO4 ले लीजिए। ओके, देन बताना है आपने क्या ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहां से जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और हाइड्रोजन गैस की इवॉल्व जो एवोल्यूशन है उसे हम लोग टेस्ट कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ बर्निंग कैंडल। अगर यहाँ से पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है तो इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन गैस है। तो ये भी हो गया ना कि एवोल्यूशन ऑफ गैस, ये भी हमें दर्शा रहा है दैट रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो यहाँ पे सिंपली यही है कि अगर आप एक
कॉनिकल फ्लास्क ले रहे हो, उसमें आपने एसिड लिया, ऊपर से जिंक डाल दिया और सडनली उसमें से गैस इवॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर उसके नजदीक हम लोग बर्निंग कैंडल लेकर आएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी, विच विल इंडिकेट दैट अ गैस इज बीइंग इवॉल्व्ड आउट देयर एंड और द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो यही है यहाँ पे एक्टिविटी 1.3 में। रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। जिंक प्लस H2SO4, जिंक का आपको मिलेगा सल्फेट, that is ZnSO4 along with the evolution of hydrogen gas। ये है इसका रिलेटेड केमिकल इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी 1.4। So this is activity 1.4। यहाँ पे activity 1.4 में there is a reaction between calcium oxide and water। तो कहा जा रहा है दैट एक छोटे से बीकर में आपको कुछ अमाउंट लेनी है कैल्शियम ऑक्साइड की। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट लेनी है कैल्शियम ऑक्साइड की। कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, उसमें वाटर ऐड कर देना है स्लोली एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्व द चेंज। यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली बोला जा रहा है दैट डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे स्पेशल ये जो एक्टिविटी है ये इंडिकेट करने के लिए है दैट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। सो बेसिकली किया क्या, सो बेसिकली यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया जा रहा है वाटर के साथ। तो जब ही ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम ऑक्साइड का नाम याद रखना इज क्विकलाइम एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्लेग्ड लाइम। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेकलाइम बोलते हैं। तो ये चीज है, जब भी आप इस बीकर को टच करके देखोगे आपको ये बीकर जो है वो गर्म मिलेगा, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हुई है एंड द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। सो दिस इज द पॉइंट हियर कि जब भी हम लोगों ने वाटर ऐड किया, क्विकलाइम जो है क्विकलाइम चेंज हो गया स्लेकलाइम, द बीकर बिकम्स हॉट एंड इट्स टेम्परेचर rises, indicating that combination reactions are exothermic in nature। Very good, it's done now। आगे बढ़ेंगे। This activity is very important, that the decomposition reaction, ये decomposition reaction वाली जो activity है ये बहुत ज़्यादा important है। सबसे पहले activity 1.5 को डिस्कस करेंगे। ये बता रही है हमें thermal decomposition of ferrous sulfate। ferrous sulfate हमारे पास क्या है, FeSO4 को कहते भी हमने कर दिया हीट। जब भी हमने FeSO4 को हीट करा तो यहां से बनेगा हमारे पास Fe2O3 along with the evolution of two gases SO2 and SO3। दो गैसेस इवॉल्व हो रही हैं, SO2 गैस एंड द SO3 गैस। ये जो सारी की सारी एक्टिविटी है ये SO2 एंड SO3 की एवोल्यूशन के साथ रिलेटेड है, क्योंकि आप यहाँ से इमेज में देख सकते हो कि जो बच्चा है ये इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है और आप देख सकते हो दैट देयर इज अ बर्नर है यहाँ पर, ठीक है। बर्नर में टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया फेरस सल्फेट और उसको हीट करना शुरू कर दिया और आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में कुछ इवॉल्व हो रहा है ऐसा दिखाया जा रहा है। और यहाँ से CBSE बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है कि जब भी आप कुछ बॉइलिंग ट्यूब में या टेस्ट ट्यूब में हीट करते हो तो आपको कौन से प्रिकॉशंस हैं जो लेने चाहिए, और इस डायग्राम में इसका आंसर है। मतलब हो गया एक्टिविटी से क्वेश्चन, कैसे क्या क्या प्रिकॉशंस रखेंगे, दैट वी शुड वाफ्ट द गैस जेंटली टुवर्ड्स द नोज। एकदम बॉइलिंग ट्यूब को आपने नोज की तरफ पॉइंट नहीं कर लेना है, आपने गैस को अगर स्मेल करना है यू हैव टू वाफ्ट इट विद द हेल्प ऑफ योर हैंड।
एंड देन डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योरसेल्फ। वही जो मैंने आपको बताया कि जो बॉइलिंग ट्यूब है बिल्कुल आपको अपनी फेस की तरफ, जो अपने नेबर की फेस की तरफ नहीं करना है, सो दैट कोई केमिकल की वजह से एक्सीडेंट ना हो। तो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है जो बॉइलिंग ट्यूब को अगर आप उसमें कुछ वर्क कर रहे हो तो आप क्या हैंडलिंग प्रिकॉशंस यूज करोगे। ओके ओके, नाउ ये देखो फिगर जो 1.4 है ये शो ही ये कर रही है दैट व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट। अब यहां से याद क्या रखना है दैट जो SO2 एंड SO3 है, द सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड इसमें जो बना है, इनकी वजह से एक बहुत ही पंजेंट स्मेल, कैसी स्मेल मैं बोल रही हूं, पंजेंट या फिर कह लो सफोकेटिंग स्मेल जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो जब भी सफोकेटिंग और पंजेंट स्मेल आनी शुरू हो जाती है देन हमें पता चल जाता है इसमें गैसेस का जो एवोल्यूशन है वो हो रहा है। ओके, देन यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। हीट करने के बाद आपको जो क्रिस्टल्स है उसके कलर को नोट करना है। तो याद रखिएगा जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट का कलर रहता है ग्रीन, और ये जो ग्रीन कलर है हीट करने पर चेंज हो जाता है इनटू रेडिश ब्राउन। तो जो कलर है वो ग्रीन से चेंज हो जाएगा टू रेडिश ब्राउन, क्योंकि आपको पता है ये जो फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3 ये वही रस्ट वाला फॉर्मूला है। तो जिस तरीके का रस्ट रहता है वैसा कलर जो है इसमें डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद और क्या है, यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ बर्निंग सल्फर। बर्निंग सल्फर के जो ओडर है आप उसको, कैरेक्टरिस्टिक ओडर को महसूस कर सकते हो। स्मेल बहुत ही पंजेंट और सफोकेटिंग रहती है। तो ये पॉइंट है यहाँ पर कि जब भी हमने फेरस सल्फेट लिया जो कि ओरिजिनली एग्जिस्ट करता है एज FeSO4.7H2O, मतलब ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, हीट करने पे ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को पहले लूज करता है और जब ये एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाता है देन ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ SO2 एंड SO3, जो कि एक बहुत ही सफोकेटिंग स्मेल क्रिएट करते हैं। और फेरिक ऑक्साइड एक सॉलिड है जिसका कलर आपको मिलेगा रेडिश ब्राउन। डन, अभी बढ़ेंगे हम लोग हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी पे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी 1.6। एक्टिविटी 1.6 है हमारी रिलेटेड टू थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। इट इज रिलेटेड टू थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो यहां पे आपको क्या याद रखना है that when you have lead nitrate, जब आप lead nitrate की बात कर रहे हो, lead nitrate is PbNO3 whole twice. lead nitrate is PbNO3 whole twice. जब भी आप लोग इसको हीट करोगे ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लेड ऑक्साइड along with the evolution of nitrogen dioxide and ऑक्सीजन गैस। रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, कभी इसको छोड़ के मत याद जाना। और यहाँ पे कलर ऑब्जर्वेशन आपको करनी है। लेड नाइट्रेट का कलर रहता है व्हाइट और लेड ऑक्साइड है इसका कलर रहता है येलो और वी कैन से लाइट येलो। तो आप व्हाइट कलर का सॉल्ट लोगे, उसे हीट करना शुरू करोगे, कुछ समय के बाद टेस्ट ट्यूब इस तरह से ब्राउन हो जाएगी क्योंकि यहाँ से ब्राउन गैस इवॉल्व हो रही है और ये ब्राउन गैस कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मैंने ये जो रिएक्शन है अपनी क्लास को करवाया था और एक्टिविटी मैंने रिकॉर्ड करी थी और यूट्यूब पे डाली भी है, तो उसका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लाइव देखना चाहते हो तो वो भी देख लेना। डन। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है लेड नाइट्रेट का कलर व्हाइट, हीट करने पे बनेगा लेड ऑक्साइड का कलर येलो और साथ में ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व हो रही है। ये ब्राउन कलर की गैस कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये है इस एक्टिविटी में जो इंपॉर्टेंट है, यही इसकी ऑब्जर्वेशन है दैट व्हाइट सॉल्ट कन्वर्ट हो जाएगा येलो में, साथ में ब्राउन कलर की गैस जो है वो इवॉल्व होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग एक्टिविटी 1.7 पे।
एक्टिविटी 1.7 रिलेटेड है टू द इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर। सो ये जो इन्होंने सेटअप दिया है, इसकी बजाय हम लोग एक बड़ा सा सिंपल सा सेटअप लगा सकते हैं। वी कुड टेक अ बीकर और उसमें हम लोग पेंसिल दोनों एंड से शार्पन करी हुई डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेंसिल्स बनी हुई हैं ग्रेफाइट के। आपको पता है ना, जो पेंसिल लेड है दैट इज बेसिकली ग्रेफाइट, एंड ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सो ये जो कार्बन है, ग्रेफाइट इज बेसिकली कार्बन। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन। तो हमने कार्बन, ये जो दो पेंसिल्स है इस वक्त यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स का काम करेंगी। ओके, ये इलेक्ट्रोड्स का काम कर रही हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है। ये जो पेंसिल्स हैं इनको कनेक्ट कर देना है टू बैटरी। 9 से 12 वोल्ट की बैटरी आप ले सकते हो। एक पेंसिल को आप लोग कनेक्ट कर देंगे टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और दूसरे का पॉइंट जो है जहां पे ग्रेफाइट है, जो सिक्का है उसका, और उसको कनेक्ट कर देंगे टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और कुछ समय बाद आप देखोगे कि यहाँ से बबल्स निकल रहे हैं। जो एंड टच है, यहाँ पे जो एंड हमने कनेक्ट कर रखा है विद दैट ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल, वहां पे इवॉल्व हो रही है हाइड्रोजन गैस, और पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पे इवॉल्व हो रही है ऑक्सीजन गैस। क्योंकि जो पूरा बीकर है हम लोगों ने उसमें भर रखा है पानी, और रिएक्शन को अच्छे से करवाने के लिए हमने थोड़ा सा सॉल्ट या एसिड ऐड कर दिया है कि रिएक्शन अच्छे से हो पाए। सो बेसिकली हुआ क्या, दैट योर वाटर है इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर दोबारा से अपने कंपोनेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में टूट गया है। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन हो किसकी रही है? वाटर की। कब हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे। तो इसलिए ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर। कि अगर आप पानी को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डीकम्पोज कराओगे, वो दोबारा से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक है, बैलेंस करेंगे अगर इसको, इट विल गिव यू 2H2 will give you 2H2 plus O2। तो मतलब जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है ये 2:1 में बनते हैं। डन, बस यही है हमारी एक्टिविटी 1.7। आगे बढ़ेंगे टू द एक्टिविटी 1.8। एक्टिविटी 1.8 हमें बता रही है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन हम लोग बोलते हैं जब ये डीकम्पोजिशन जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में हो। सो यहाँ पे ये जो चाइना डिश है, चाइना डिश में ले लिया गया सिल्वर क्लोराइड दैट इज AgCl, और उसके ऊपर पड़ने दी यहाँ पर सनरेज, सनलाइट उसके ऊपर फॉल कर रही है। सो बेसिकली होगा क्या, जो सिल्वर क्लोराइड है दैट इज AgCl, ये ब्रेक हो जाएगा इनटू कंपोनेंट सिल्वर एंड क्लोरीन। 2AgCl will give you 2Ag plus Cl2। यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि ये जो जब ये इसकी डीकम्पोजिशन होगी सिल्वर की तरह, यहाँ पे इसका बड़ा ही सिल्वरी एंड ग्रेइश सा कलर जो है कंपोनेंट जो है वो आपको मिलेगा, ये दर्शाते हुए दैट सिल्वर क्लोराइड जो है अब वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट चुका है। याद रखिएगा ये जो दो रिएक्शंस हैं AgCl AgBr दैट ये सनलाइट में डीकम्पोज होते हैं। This is specifically used in black and white photography। Black and white photography में AgCl और AgBr को यूज किया जाता है just because इनकी photolytic decomposition के कारण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर बाय आयरन। सो बेसिकली यहाँ पे क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दिया कॉपर सल्फेट। टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब में क्या ऐड कर दिया? कॉपर सल्फेट। सो यहाँ पे कॉपर सल्फेट दैट इज CuSO4, साथ में इन्होंने डाल दी यहाँ पे आयरन नेल्स, आयरन दैट इज Fe। अब ये जो आपको एक्टिविटी सीरीज के बारे में तो पता ही है, एक्टिविटी सीरीज में अगर हम लोग लोकेट करते हैं, सो दिस इज आवर कॉपर एंड दिस इज आयरन। आयरन क्या है, अभी ऊपर लाई कर रहा है इसलिए मोर रिएक्टिव है। कॉपर जो है, कॉपर इज लेस
रिएक्टिव, कॉपर लेस रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जो Fe है वो Cu को क्या कर देगा, डिसप्लेस कर देगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, FeSO4 along with Cu। कैसे पता चला यही बना है, कुछ समय के बाद जो कॉपर सल्फेट है उसका ओरिजिनली कलर रहता है ब्लू, और धीरे धीरे जो इसका ब्लू कलर है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, द ब्लू कलर विल स्लोली टर्न ग्रीन। और इस तरह से ये जो आप देख सकते हो कि आपको इस तरह से जो ब्राउन पैचेस हैं आपको मिलने शुरू हो जाएंगे ओवर द नेल्स। तो ब्लू से कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन। और जो पूरा का पूरा सोल्यूशन है, जो आयरन नेल्स हैं, आयरन नेल्स के ऊपर आपको ब्राउन कलर के डिपॉजिट्स जो हैं वो दिखाई देंगे। इस तरह का ब्राउन डिपॉजिट जो है वो आपको कॉपर नेल्स के ऊपर दिखाई देगा। यही बता रही है हमें एक्टिविटी हमारी 1.9। और ये दर्शाया भी हुआ है कि जो आयरन नेल पहले बिल्कुल नई जैसी थी उसके ऊपर अभी जो ब्राउन कलर का कॉपर है वो थोड़ा सा डिपॉजिट हो गया है। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.10, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से प्रेसिपिटेशन दर्शा रहे हैं दैट जब भी आपके पास है सोडियम सल्फेट, व्हेन यू हैव सोडियम सल्फेट दैट इज Na2SO4 और आप इसमें ऐड कर देते हो बेरियम क्लोराइड BaCl2। डबल डिस्प्लेसमेंट इज लाइक सोडियम किसके साथ अटैच हो जाएगा, Cl के साथ, मेकिंग NaCl, और बेरियम को किसके साथ जुड़ना पड़ेगा, सल्फेट के साथ, दैट इज BaSO4। और ये इनसॉल्युबल मटेरियल है। इस तरह आप देखोगे दैट वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बन गए हैं। किसके हैं ये वाइट प्रेसिपिटेट्स, BaSO4 के। तो बेरियम सल्फेट जो है वो डिसॉल्व नहीं होता है सॉल्वेंट में और इसके वाइट कलर के जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो बन जाते हैं और ये आपको दिखेंगे टेस्ट ट्यूब में बने हुए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टू एक्टिविटी 1.11, it is the oxidation of copper to copper oxide। अब क्या किया यहाँ पर, एक चाइना डिश में ले लिया गया कॉपर। कॉपर का कलर क्या रहता है, ब्राउन। कॉपर इनिशियली कॉपर का पाउडर भी लोगे वो आपको ब्राउन कलर का मिलेगा और इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना शुरू कर दिया तो जो ब्राउन है वो इस तरह से उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक। तो आपको एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिलेगा। ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस क्या है, कॉपर ऑक्साइड। तो ये आपको बता रहा है जब जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कॉपर ऑक्साइड में, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसे हीट किया जाता है। ये कलर ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लैक कलर आता है। देखो उन्होंने क्या किया, जब एक कॉपर को हीट करना था, कॉपर को हीट करा यहाँ पर, सो कॉपर को यहाँ पे हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ये जो ऑक्सीजन है ये कॉपर में ऐड हो गया और बनाया क्या, कॉपर ऑक्साइड। इसलिए इसको बोल दिया गया दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन व्हेन ऑक्सीजन इज एडेड टू समथिंग। अब क्या करा उन्होंने, ये जो कॉपर ऑक्साइड बना इसके ऊपर से क्या पास कर दी, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन ने क्या किया, इसके ऑक्सीजन को ले लिया। ऑक्सीजन अब किसके साथ चला गया, हाइड्रोजन के साथ, और बन क्या गया, H2O। ठीक है, बन क्या गया, H2O। अब कॉपर फिर से, मतलब कि क्या है, यहाँ से जो कलर है वो फिर से रीगेन हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो मतलब जब भी किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन, किसी चीज से ऑक्सीजन जा रहा है दैट इज रिडक्शन। तो यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बता रही है। तो सिंपल ये चीज थी, उन्होंने चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर पाउडर लिया और उसको हीट कर दिया। सो जब भी उन्होंने कॉपर पाउडर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो गया कॉपर में, द प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। कहते फिर क्या किया, जो हाइड्रोजन गैस है उसको इस हीटेड मटेरियल के ऊपर से पास कर दिया तो जो ब्लैक कोटिंग आई थी सरफेस के ऊपर वो दोबारा से क्या हो जाती है, ब्राउन हो जाती है। रिएक्शन उलट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन ने इसका ऑक्सीजन ले लिया।
ठीक है, और वो दोबारा से किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। तो वही चीज है यहाँ पर, इस रिएक्शन को बोल दिया गया रिडक्शन रिएक्शन। तो ये जो एक्टिविटी 1.1 है ये भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी सीबीएसई एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है। तो देखिए बस इसी तरह से हमने 20-22 मिनट में कुछ ये ए चैप्टर 1 की सभी एक्टिविटीज क्लियर कर ली हैं। हमने रिएक्शंस देख लिए कौन से इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं मैं अगले चैप्टर्स के लिए भी आपके लिए एक्टिविटीज पर वीडियो लाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।